सो एल्केन से आज हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग आइसोमेरिज्म एंड ऑल्सो IUPAC नेमिंग। तो एल्केन, जैसे कि आपको नाम से अंदाजा हो रहा है, एल्केन बोले तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे कि नाम से अंदाजा हो रहा है, अल्क और एन, अल्क और एन। तो अल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन। अल्क का मतलब क्या होता है? कार्बन। और ANE का मतलब क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है जी। तो जितने भी एल्केन के फैमिली मेंबर्स होंगे, जितने भी एल्केन्स के फैमिली मेंबर्स होंगे, उन सब में आपको क्या नजर आ रहा होगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा होगा। लेकिन बिटवीन द कार्बन कार्बन, लेकिन बिटवीन द कार्बन कार्बन, लाइक, यानी कि आपके पास अगर एक कार्बन हो तब भी सिंगल, आपके पास अगर दो कार्बन हो तब भी सिंगल, तीन हो तब भी सिंगल, चार हो तब भी सिंगल। तो आइडिया क्या है? सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन। अच्छा जी, ओके। तो कुछ मेंबर्स की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल स्टार्ट वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, मेथ का मतलब होता है एक कार्बन, एथ का मतलब होता है दो कार्बन, प्रॉप का मतलब होता है तीन कार्बन, ब्यूट का मतलब होता है चार कार्बन। सही है। तो इसी को हम लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट को आगे। तो हम इसका जनरल फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब याद रखिएगा, जनरल फॉर्मूला हम डिस्कस करते क्यों हैं, पढ़ते क्यों हैं, बताते क्यों हैं? इसके दो रीजंस हैं। एक तो इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, आपको पता होना चाहिए। काफी दफा MCQs में पूछता है, काफी दफा वो थ्योरी में पूछता है आपसे। ओके। एक तो ये पर्पज है। दूसरा ये कि सम टाइम he would be asking to write down the formula of unknown alkane. Let's suppose मैंने आपको बोला फॉर प्रैक्टिस, मैंने आपको बोला यार हेक्सेन का फॉर्मूला बताना जरा। मैंने आपको क्या बोला? हेक्सेन का फॉर्मूला बताना। यार अब इसके दो रास्ते हैं, इसको इसको बताने के दो रास्ते हैं। कैसे? आपने बोला यार हेक्स का मतलब सिक्स, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये बॉन्ड बना दिए मैंने। अब हमें वैलेंसी पता है कार्बन की, अब हमें कार्बन की वैलेंसी पता है, तो मैंने क्या किया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए। सही है। मैंने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दिए। अब मैं क्या करूंगा? इनको गिनूंगा, काउंट करूंगा। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार सिक्स कार्बन के साथ जो फॉर्मूला है उसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 14 है। तो आपको आइडिया हो गया कि यार, यानी आपको फॉर्मूले का आइडिया तब हुआ जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया। तो जनरल फॉर्मूला आपको वहां डायरेक्ट लेके चला जाएगा। ऐसे एक्स का मतलब पता है क्या होता है? जब n = 6 हो, तो आप क्या करो, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के पुट करो जरा। n की जगह 6, H2, फिर n आ गया, 6 रखो और +2 आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो फॉर्मूला दोबारा से 14 आ गया। तो मतलब जनरल फॉर्मूला ने तुम्हें डायरेक्ट वहां तक पहुंचा दिया जहां तक तुम इतना लंबा स्ट्रक्चर बनाकर आए थे। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है, याद रखना। ओके। सो ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। सही है। तो जनरल फॉर्मूले का क्या यूज है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। एल्केन इज ऑल्सो नोन एज, एल्केन इज ऑल्सो नोन एज सैचुरेटेड, saturated hydrocarbon. You know, alkane is also known as saturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon.
अब सैचुरेटेड का क्या मतलब है भाई? सैचुरेटेड का क्या मतलब है? सैचुरेटेड का मतलब है व्हेन कार्बन कार्बन हैज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप क्या बोलोगे उसको? कि वो सैचुरेटेड है। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं, सैचुरेटेड का एक और मतलब भी होता है, अगर आप अपनी नॉर्मल रूटीन से इस वर्ड को ऑप्ट करो। सैचुरेट मतलब अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो आप बोलोगे यार आई एम सैचुरेटेड। इससे ज्यादा की गुंजाइश, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो एल्केन होता है ना, एल्केन में भी आप एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकते हो। उसके साथ पहले से ही हाइड्रोजन पूरे लगे हुए हैं, मतलब ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। तो तुम कोई और चीज यहाँ ला के नहीं लगा सकते हो, याद रखना, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है। कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, वो तो बने हुए हैं 4 बॉन्ड, तो आप क्या करोगे इसमें? कोई चीज तुम ऐड नहीं कर सकते हो एल्केन में। कोई एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है एल्केन, याद रखना। एल्केन कोई भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। एल्केन सिर्फ और सिर्फ जो रिएक्शन शो करता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, याद रखना। ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करेगा। सेट हो गई बात? ओके की रिपोर्ट है भाई। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो एल्केन है, इट्स generally unreactive. Alkanes are unreactive. Generally unreactive, बड़े कम रिएक्शंस होते हैं इसके। Alkanes are generally unreactive। उसकी वजह यह है कि जब आप इसके रिएक्शन देखोगे तो आपको बहुत कम रिएक्शन मिलेंगे इसके, एज कंपेयर टू एल्कीन, एज कंपेयर टू एल्कीन। तो ज्यादा ज्यादा हम क्या इसमें करते हैं, कंबशन रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं। एल्कीन की तरह कोई बहुत सारे रिएक्शंस नहीं है इसके। तो हम कह सकते हैं कि जो एल्केन है वो जनरली क्या है, अनरिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ओके। आइए जरा, एल्केन को अगर मैं क्लासिफाई करूं ना, तो ये ब्रांच्ड भी होते हैं, ये लॉन्ग चेन भी होते हैं, ये साइक्लो भी होते हैं। यानी कि मैंने जब एल्केन को क्लासिफाई किया तो मैंने ये देखा कि एल्केन स्ट्रेट चेन भी होता है और एल्केन ब्रांच्ड भी होता है और एल्केन साइक्लिक भी होता है। तीनों एल्केन आपको पास पेपर में दिखेंगे जब आप पास पेपर करोगे ना। खास तौर पे जब वो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा होता है या कोई आइसोमर बनवा रहा होता है, तो उसमें आपको ये चीजें नजर आएंगी, देखेंगी आपको ये चीजें। मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। तो जो स्ट्रेट चेन एल्केन है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा होता है, यानी कि ऐसा। और जो ब्रांच होता है वो कुछ ऐसा नजर आ रहा होता है। तो है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बोलूंगा तो मैं इसे एल्कीन ही। और जो साइक्लिक होते हैं वो कुछ ऐसे नजर आ रहे होते हैं। बात को समझना जरा, कि सिंगल बॉन्ड होना चाहिए बस। भले टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, मोटा हो, पतला हो, काला हो, गोरा हो, अगर उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मैं बोलूंगा कि वो क्या है, एल्केन है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर वो कोई रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, तो मैं बोलूंगा हाँ यार ये देखो ये साइक्लो एल्केन है। तो वो क्या है, साइक्लो एल्केन है, याद रखना। ओके। तो दूसरी बात ये कि फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं ना,
फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एल्केन की। सर। तो अगर मैं फिजिकल जी, सर साइक्लो एल्केन्स हमारे सिलेबस में है या सिर्फ साइक्लो एल्केन का क्वेश्चन आ जाता है, मतलब अक्सर आपसे पूछ लेता है आप काउंट करके बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। मतलब उसकी कोई प्रेपरेशन नहीं है इस टाइप की ना, कि वो आपसे फॉर्म करवा रहा है या कोई आपसे रिएजन कंडीशन पूछ रहा है। मतलब इस टाइप का डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको नो हाउ जरूर होनी चाहिए। ओके, आपको नो हाउ जरूर होनी चाहिए कि ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, ये देखो ये ब्रांच है, ये देखो साइकिल इस तरह से बना हुआ होता है। ओके। दूसरा ये कि फिजिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? लिक्विड है, सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, डेंसिटी कैसी है, वोलेटिलिटी कैसी है, वाटर में सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं एल्केन की बात करूं ना, तो नंबर वन, एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो रिलेटेड हैं किससे? आईएमएफ से। किससे? आईएमएफ से, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको याद हो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया था, तो वहां से रिलेटेड है। तो आपको तो पता है आईएमएफ दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, या फिर वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो दो ही फैक्टर है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, या वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। ओके। तो इसको मैं यूं समराइज करूंगा कि as the number of carbon as the number of carbon increases, so solidity increases। यानी कि इसका क्या मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं वो सॉलिड होगा, क्योंकि उसमें आईएमएफ ज्यादा होगा। और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे वो लिक्विड होगा, और भी कम होंगे तो वो गैस होगा। तो जो सॉलिडिटी है इट्स नॉट फिक्स्ड, कि मैं आपको बोल दूं नहीं यार ये तो सारे ही सॉलिड होते हैं। नहीं नहीं नहीं, सारे सॉलिड नहीं होते। ये गैस भी होते हैं, ये लिक्विड भी होते हैं। जैसे लाइटर है, लाइटर में आपने गैस देखी होगी, वो तो ब्यूटेन गैस है, वो तो लिक्विड नजर आ रही होती है हमें। समझना जरा, डिपेंड्स ऑन आईएमएफ। तो यू कैन डू अ कंपैरिजन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस ना, तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। याद रखना। फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा, आईएमएफ बढ़ रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। ओके। तो ये मैं उस बंदे के लिए बता रहा हूं बात जो बिल्कुल ब्लैंक हो रिगार्डिंग आईएमएफ। बात को समझना जरा, बिल्कुल ब्लैंक हो ना, आपको आइडिया ही नहीं आईएमएफ क्या है। तो आप इसको देख लो कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो फिर वो गैस गैस नहीं रहेगा बल्कि लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा बल्कि वो सॉलिड बन जाएगा। यही बात मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी है। जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। बेहतरीन हो गया काम, लशपश हो गया, वीआईपी हो गया। अब आ जाओ जरा, याद रखना, ये सारे के सारे इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, सारे के सारे इनसॉल्युबल इन वाटर हैं, सारे के सारे। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा बॉन्डिंग से भी मैं इसको टच में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 5070 उसने फिजिकल प्रॉपर्टी को मेंशन नहीं किया कि आप बताओ। लेकिन जब आप इसके क्वेश्चन देखोगे ना, तो मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। उस वो अलग बात है कि उसने कोई ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, लेकिन कॉन्सेप्ट किस में है? बॉन्डिंग में। क्योंकि आपको तो पता है आईएमएफ से रिलेटेड है, वो कोई भी मॉलिक्यूल दे दे आपको यार। तो चूंकि ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे समराइज करवा रहा हूँ कि जब जब कार्बन एटम बढ़ेगा तब तब सॉलिडिटी जाएगी ऊपर, और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। और नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो या कम हो भाई, जो चीज इनसॉल्यूबल है तो वो चीज इनसॉल्यूबल इन वाटर है। और आपको तो अच्छी तरह से पता है ये क्यों इनसॉल्यूबल है। पता है क्यों इनसॉल्यूबल है? क्योंकि ये नॉन पोलर हैं। एक 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 सेंटेंस है जो बड़े काम का है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। एक जैसा एक जैसे को पसंद करता है, बोले तो पोलर होगा
तो पोलर में सॉल्यूबल होगा, नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में सॉल्यूबल होगा। जैसे कि ऑयल है, ऑयल तो नॉन पोलर है, पानी तो पोलर है। तो जब तुम ऑयल को पानी में डालते हो तो डिसॉल्व नहीं होता, लेयर बन जाती है। क्यों? कि नेचर सेम नहीं है। तुम एसेंस को समझो जरा क्वेश्चन की, बोलता क्या है ये। ओके, तो इसलिए याद रखना कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो आपको पोलर और नॉन पोलर से पता लगेगा कि इधर दिस इज पोलर और नॉन पोलर। बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसमें, नथिंग इज न्यू। ओके, अच्छा आगे चलते हैं जरा। इससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी देख सकते हो आपके, एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस सो डेंसिटी इंक्रीजेस। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको लगे हाथों, वोलैटिलिटी। ये टर्म तुमने पता है कहाँ सुनी होगी? याद दिलाऊं? ये टर्म तुमने सुनी होगी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। वैसे तो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक एज वेल, लेकिन ये सेपरेशन टेक्निक में भी हम करवा देते हैं ना, जब आप फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन वगैरह पढ़ रहे होते हो, तो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक है भाई। है? तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आपको याद हो, आपने एक ऐसा कॉलम देखा होगा बना हुआ, ऐसा कॉलम, यहाँ से भी चीजें निकल रही हैं, यहाँ से भी ट्रैप ऑफ कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज की थी, वोलेटिलिटी। मैं थोड़ा सा इसको आसान भाषा में बता देता हूँ आपको कि वोलेटिलिटी होती क्या है। वोलेटिलिटी का मतलब होता है, वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज रूम टेम्परेचर पे आसानी से इवेपोरेट कर जाए, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। तो आप बताइए ना मुझे, अगर आपके पास दो कार्बन हैं या आपके पास पांच कार्बन हैं, सही है, किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है? आप बोलोगे इसमें कम है, इसमें बोलोगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। मैं पूछूंगा क्यों, तो तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था कार्बन ज्यादा होंगे तो आईएमएफ ज्यादा होगा, आईएमएफ ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, कार्बन कम होंगे तो आईएमएफ कम होगी, आईएमएफ कम होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो आसानी से ये उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है। समझ रहे हो जरा बात को? पेट्रोल को रूम में खुले कंटेनर में रख दो, थोड़ी देर के बाद उड़न छू हो जाएगा, गायब हो जाएगा वो। क्यों? आईएमएफ कम है उसका। उसी कमरे में ऑयल ला के रख दो। कौन सा ऑयल? कौन सा ऑयल? फ्यूल ऑयल। या आप वो ले लो जो होता है अपना, जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, ऑयल जनरेटर वगैरह में भी डलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता उड़ जाए, इतने ज्यादा कार्बन है, इतना थिक लिक्विड है, वो कैसे वोलेटाइल होगा? बात को समझना जरा। आपने एक गिलास पानी लिया, 15 दिन तक उसको कमरे में रख दिया, पानी का वॉल्यूम नोट जरूर करिएगा, इनिशियल एंड आफ्टर आपको चेंज नजर आएगा, क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता रहता है। उसी रूम में तुम हनी रख दो, हनी हनी शहद, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना यार? आईएमएफ ज्यादा है, लेस वोलेटाइल है, यानी मुश्किल से इवेपोरेट होता है। इवन के हीट करने पे भी इवेपोरेट हो ना हो बात की बात है, बहुत गाढ़ा लिक्विड है। तो ये जो वोलेटिलिटी की टर्म मैंने यूज की है, इस ये टर्म का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज रूम टेम्परेचर पे आसानी से इवेपोरेट कर जाए, इट्स कॉल्ड वोलेटिलिटी। वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। बात समझ रहे हो जरा? चलें, so that's all for the physical properties, and then we have to go for the chemical properties. अब जरा ध्यान मेरी तरफ रखिएगा आप लोग, क्योंकि इक्वेशन की भरमार होने वाली है, बारिश होने वाली है। मुश्किल नहीं है, इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको, जरा रुकिएगा। एसिड बेस वाले चैप्टर में हम एक चीज पढ़ते थे, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो अगर आपको याद हो, मैं ना आपको डिफरेंट एग्जांपल करवाता था, HCl भी एसिड हो सकता है,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं। सब ने रिएक्शन किससे किया? एन ए, एन ए, एन ए, एन ए। क्या बना? क्या बना? इसका बना NaCl, दैट इज सॉल्ट। इसका बना Na2SO4, दैट इज सॉल्ट। इसका बना NaNO3, दैट इज सॉल्ट। इसका बना Na2CO3, दैट इज सॉल्ट। और इसका बना चीकू ना। तो देखो ना, एक ही तो चीज हो रही है यार, सिर्फ एसिड ही तो अलग है। भाई बच्चों, यार आपने इतनी सारी इक्वेशन करा दी सर। अबे यार कैसे याद करेंगे भाई हम? ये तो हमसे तो नहीं होंगी। अबे अकल के अंधों, आप देख तो लो एक दफा कि वो है एक ही चीज। आप सेंस बनाओ इक्वेशन की, तो फिर इंशाल्लाह तुम्हें याद होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलोगे ये तो इतनी सारी हैं, तो फिर आपको एक भी समझ नहीं आएगी। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है इसका, सिमिलर बिहेवियर है। तो आप बोलोगे हाँ यार, ये एक इक्वेशन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो कर रही है, और रियलिटी में ऐसा ही है इनफैक्ट। अगर आप इसको गौर से देखो तो ऐसा ही है कुछ। ओके। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में इसको सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन होता क्या है? देखो नाम से अंदाजा हो रहा है, कंबस्शन मींस बर्निंग। कंबस्शन का क्या मतलब है? बर्निंग। किसी चीज को बर्न करना, कंबस्ट करना, जलाना। और जलाने के लिए क्या चीज चाहिए? ऑक्सीजन इज मैंडेटरी, मस्ट बी, मस्ट बी ऑक्सीजन। ओके, लाइक प्रेजेंस जरूरी है ऑक्सीजन की, अदरवाइज वो चीज कंबस्ट ही नहीं होगी। ऑक्सीजन है तो कंबस्शन है, ऑक्सीजन नहीं है तो कंबस्शन नहीं है, याद रखना। तो अब ऑक्सीजन कैसी हो, ज्यादा हो या कम हो? ऑक्सीजन कैसी हो, ज्यादा हो या कम हो? लेट सपोज आपका एक रूम है, इसमें यहाँ पर अटैच बात है, ये उसका गेट है। आपने यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा गीजर लगाया हुआ है, इंस्टेंट गीजर। आजकल बहुत कॉमन है ये। अब आपने इंस्टेंट गीजर लगाया, आपने टूटी खोली और गरम गरम पानी मिल गया आपको। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि तुमने कितनी क्लोज जगह पे वो लगाया हुआ है। जब वो बर्न होगा, पानी गर्म कर रहा होगा, जब उसमें आग लगेगी, तो उसको तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही है यार। रूम में बंद है ना, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, एक्सेस तो नहीं है। वो बंदा जो सुबह सुबह ताजा हवा में जाके सांस लेता है खुले मैदान में, और वो बंदा जो एक छोटे से कमरे में ले रहा है, दोनों बराबर तो नहीं हो सकते हैं। क्या कहते हो? एक को ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, फुल प्लेंटी ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसको सुकून महसूस हो रहा होगा एक अजीब सा, और एक बेचारा घुट घुट के सांस ले रहा है। तो भाई चीजें जलती हैं सही है, लेकिन उसके पीछे आप ये देखो कि ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है। क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन का प्रोडक्ट अलग बनता है, और कम ऑक्सीजन का प्रोडक्ट अलग बनता है। दैट्स द कॉन्सेप्ट। मतलब हम एक ही डंडे से दोनों टॉपिक को लेके नहीं चल सकते कि नहीं यार एक ही बात है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सही है कि ज्यादा और कम। तो हमारे पास दो तरह की कंबशन होती हैं, एक होती है कंप्लीट कंबशन, और एक होती है इनकम्प्लीट कंबशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज कंप्लीट कंबशन। और कंप्लीट कंबशन में क्या होता है कि आपका जो रिएजेंट है वो कौन है? ऑक्सीजन है। जब आपका रिएजेंट ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब क्या है? आप कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, मीथेन ले लो, इथेन ले लो, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, हेक्सेन ले लो, कुछ भी ले लो आप।
तो कंप्लीट मीन्स व्हेन ऑक्सीजन इज इन एक्सेस, यानी बोले तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, एक्सेस में है ऑक्सीजन। तो इसका प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा एज अ प्रोडक्ट। अब आपने ये हमेशा याद रखना है कि कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज वी आर डूइंग हाइड्रोकार्बन, राइट? We are studying hydrocarbons. As the name indicates, hydrogen and carbon. As the name indicates, hydrogen and carbon. So it's called कि जब भी आपका प्रोडक्ट बनेगा ना, तो आप क्या बोलोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, याद रखना। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम इसकी। कुछ फैमिली मेंबर्स को कंबस्ट करवा के चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास है मीथेन, ये मेरे पास है इथेन, ये मेरे पास है प्रोपेन, ये मेरे पास है ब्यूटेन। सब का रिएक्शन मैंने कराया O2 के साथ, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना, क्योंकि कंप्लीट कंबशन हो रही है। तो ये लो, यही काम मैंने सबके साथ किया है, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया और इसके साथ भी किया, क्योंकि कंबस्ट तो मैं सबको कराऊंगा, मेरे पास कोई भी चीज हो। लेकिन हो एल्केन ही, जाहिर सी बात है सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड हो वो, क्योंकि हमें भी एल्केन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और कुछ एनर्जी भी यहाँ से रिलीज हुई, जिसको मैं कह रहा हूँ डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। जब भी आप किसी चीज को कंबस्ट करते हो ना, तो एनर्जी रिलीज होती है, जैसे यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है। ओके, डेल्टा एच आपका नेगेटिव आया है, राइट? अब आपने इस इक्वेशन को करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करें हम कंबस्शन की इक्वेशन को? तो जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, और जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। क्योंकि इसमें 8 हाइड्रोजन है ना, तो 8 का आधा 4 वाटर। इसी तरह से C4H10, जितने कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, जितने हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। अब आपने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन को अब तो बैलेंस कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन रह गया। लेकिन क्या रह गया, ऑक्सीजन रह गया। तो भाई ऑक्सीजन को बैलेंस करो ना यार, ऑक्सीजन को बैलेंस करो आप। तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, हम देख लेते हैं जरा। इसमें 2 ऑक्सीजन है और इसमें 2 है, तो 2 और 2 4। तो आप यहाँ पर लगा दो 2, तो 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ऐसे ही अगर आप नीचे वाली इक्वेशन को देखो, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो आप यहाँ पे लिख दो 7/2। ऐसे ही नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप देखो, तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 10 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ 5 लगा दो। ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन में देखो, 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5, 8 + 5 13। तो ये लो, ये मैंने बैलेंस कर दिया 13/2 करके। तो कंबशन की इक्वेशन को बैलेंस करना कोई मसला नहीं है, कंबशन की इक्वेशन बड़ी आसानी से बैलेंस हो जाती है, आपके सामने है। तो ये क्या है, कंप्लीट कंबशन, जिसमें आपके पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। अब हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, इसी को मैंने यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ये लो।
अब ये इनकम्प्लीट है। अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं है, बल्कि लिमिटेड है। समझो जरा बात को, कम है ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो अब जितने भी मैंने प्रोडक्ट बनाए थे, CO2 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 CO2, ये CO2 नहीं होगा, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब एक्सेस में होगा, जब एक्सेस में होगा तो कंप्लीट कंबशन होगी, यानी CO2 और वाटर होगा। अभी क्या है, अभी क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन है, तो CO2 नहीं बनेगा बल्कि CO बनेगा सिर्फ। तो मैंने वही किया, देखो। अब तुम इसको बैलेंस करो, जितना कार्बन उतना कार्बन मोनोऑक्साइड, जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। सेम गोज फॉर सेकेंड, सेम गोज फॉर थर्ड, सेम गोज फॉर फोर्थ। बाकी तो सारी चीजें वही हैं, बस ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना फिर बाद में आप। अभी ये तो लॉजिक बड़ी आसान हो गई कि जितना कार्बन उतना कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड जितना हाइड्रोजन उसका आधा वाटर। लेकिन फिर आप ऑक्सीजन को देख लेना कि कितना कितना ऑक्सीजन है। अब जैसे लेट सपोज, अब तो चेंज करना पड़ेगा ना मुझे इन सबको, अब तो मुझे इन सबको चेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं, इसमें 1 ऑक्सीजन और 2 1 2, कितने हो गए, 3। तो ये लो, ये 3/2 हो गया। अब आप इसको देख लो, 2 1 2, 3 1 3, कितने हो गए टोटल, 5। ये लो, 5/2 कर दिया मैंने। अब आप इसको देखो, 3 1 3, 4 1 4, कितने हो गए, 7 ऑक्सीजन, 7/2 कर दिया। अब आप ये देखो, इसमें हो गए आपके पास 4 1 4, 5 1 5, कितने हो गए, 9। तो 9/2 कर दिया आपने इसको। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। तो दोनों तरह की कंबशन आपको पता होनी चाहिए, कंप्लीट कंबशन हो या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो। कंप्लीट कंबशन हो या फिर इनकम्प्लीट कंबशन हो, याद रखना दोनों में एनर्जी रिलीज होती है, दोनों एक्सोथर्मिक होती हैं, दोनों एक्सोथर्मिक होती हैं। ओके। बस कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ओके, कंप्लीट में कार्बन डाइऑक्साइड और इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक टॉक्सिक गैस है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम एयर एंड वाटर में पढ़ते हैं। टॉक्सिक गैस है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होती है, एक कंपाउंड बनाती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को स्टॉप करता है, जिससे सडन डेथ होती है बंदे की। तो ये डिफरेंस है ना एल्केन और एल्कीन में, लाइक कंप्लीट कंबशन में और इनकम्प्लीट कंबशन में। सही है। दिस इज वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, दैट इज कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन होता है एल्केन का, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट्स ऑल्सो नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। दोनों का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो ऐसा रिएक्शन है जिसमें सनलाइट यूज होती है। सही है। तो वो प्रॉपर है, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, वो पूरा मैकेनिज्म हमें जो है वो फॉलो करना होता है।